वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2004 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फील गुड पीरियड मूवी जिसका नाम है समांथा एन अमेरिकन गर्ल हॉलिडे। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 120 साल पहले, मतलब 1904 के आसपास, न्यूयॉर्क सिटी के बाहरी इलाके में जहां बहुत अमीर लोग रहते हैं। वहां पे अपनी नानी के साथ रहती है कहानी की हीरोइन समांथा। समांथा एक बहुत ही अमीर परिवार को बिलोंग करती है, लेकिन अमीरी का रौब उसमें तिनका भर भी नहीं है। प्यार, दया, करुणा, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये सारे गुण भरे पड़े हैं समांथा में। और वो भी देखो इतनी छोटी सी उम्र में। और ये है एडी, जो कि समांथा का पड़ोसी है। ये भी अमीर घर का लड़का है और अमीरी का रौब दिखाना ये अपना हक समझता है। और ये हमेशा समांथा के साथ किसी न किसी बात पे लड़ता झगड़ता रहता है। समांथा सभी से बहुत प्यार करती है, लेकिन न जाने क्यों एडी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तब एडी के घर एक गरीब परिवार आता है, एक आदमी और उसकी 3 बेटियां, जो कि एडी के घर में काम करने आए हैं। वो तीनों लड़कियां लंबा सफर तय करने के बाद आई होती हैं और यहाँ उन्हें एक शेड में रहना होगा। उनमें एक चुटकी कहती है, पापा मुझे बहुत भूख लगी है। तब उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम नैली है, तो वो बड़े प्यार से कहती है, थोड़ी देर रुक जा चुटकी, नया घर है ना, तो हम चीजें अरेंज करेंगे और फिर मैं जल्दी से खाना पकाकर तुम्हें दे दूंगी। प्यार जताने में ये बिल्कुल समांथा जैसी है। उन्हें देखकर एडी समांथा को बताता है कि ये तीनों लड़कियां हमारे घर में काम करने आई हैं और वो बड़ी लड़की तो मेरी नौकरानी बनेगी। उसकी अकड़ देखकर समांथा कहती है कि इतनी छोटी लड़कियां तुम्हारे घर का काम कैसे कर पाएंगी है? नौकरी तो उनके पेरेंट्स करेंगे ना, वो थोड़ी करेंगी। एडी कहता है कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि हमारे घर का काम करने के लिए छोटी लड़कियां आ रही हैं। फिर वो अपनी शैतानी दिखाना शुरू कर देता है। वो उन लड़कियों को डराता है और अपने स्लिंग शॉट से उनके शेड की खिड़की तोड़कर उन्हीं को डांटता है कि आते ही तुम लोगों ने यहाँ शीशा तोड़ दिया। इस पर समांथा एडी को काफी डांटती भी है कि तुमने खुद शीशा तोड़ा था, मैंने सब देख लिया था, समझे? आइंदा इन लड़कियों को परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी कि तुमने उनके नए स्कार्फ का पतंग बनाया था। वो घबरा कर भाग जाता है। समांथा नेले से कहती है कि देखो, आइंदा वो तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं उसकी ऐसी कैसी कर दूंगी। वैसे मेरा नाम समांथा है और मैं यहाँ अपनी नानी के साथ रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग यहाँ कहाँ से आए हो? नेली अपना नाम बताती है और कहती है, ये मेरी बहन ब्रिगेड और ये सबसे छोटी जानी। हम तीनों अपने पापा के साथ यहाँ घर का काम करने आई है मिस। समांथा कहती है, ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अभी क्या है ना, नानी बुला रही है तो मुझको जाना होगा, कहकर वो अपने घर भाग जाती है। और ये समांथा के घर के हाउसकीपर है। ये है समांथा की नानी, जो समांथा से बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों प्यार के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट भी है ये। समांथा उन्हें बताती है कि एडी के घर में ना 3 छोटी लड़कियां आई है काम करने के लिए। उनमें से एक तो मेरी उम्र की है नानी। नानी कहती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे पियानो क्लास का वक्त हो गया है बेटा, कहकर वो उसे पियानो बजाने के लिए बैठा लेती है। दूसरी ओर नैली को दिखाते हैं। लगता है आते ही बेचारी को कोई यूनिफॉर्म देकर काम पे लगा दिया गया है। यहाँ समांथा कुछ देर पियानो बजाकर नैली को देखने जाती है और पूछती है कि तुम अभी अभी तो आई हो और अभी से काम दे दिया तुमको इन लोगों ने, बताओ? नैली कहती है, हाँ मिस। समांथा को उसकी बात बात पर मिस कहकर उसे रिस्पेक्ट देना अच्छा नहीं लगता और कहती है कि यार, ये तुम मुझे मिस क्यों कहती हो? मेरा नाम समांथा है, तुम मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। नैली कहती है, नहीं मिस, हम अपने मकान मालिक को कभी नाम से नहीं बुलाते। पहले हम जिस घर में काम करती थी ना, वहाँ भी हम लेडीज को मिस या मैम ही कहती थी। समांथा पूछती है कि पहले तुम लोग कहाँ रहते थे? नैली बताती है कि हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते थे। वहाँ एक फैक्ट्री में मैं और मेरे पापा काम करते थे। फिर मेरी माँ घर का काम करने के लिए मुझे ले गई। समांथा पूछती है, तो क्या तुम्हारी माँ भी यहाँ पर काम करने के लिए आई है? नैली का चेहरा उतर आता है और कहती है, नहीं मिस, मेरी माँ चल बसी। उस बच्ची का दर्द समांथा बखूबी समझ सकती है, क्योंकि समांथा के दोनों पेरेंट्स एक बोट एक्सीडेंट में मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर वो नैली को नहीं बताती और कहती है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी हो ना तो मैं तुम्हें अपने बुक्स दे सकती हूँ। पर नैली कहती है, मैं तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं, कभी स्कूल भी नहीं गई, हमेशा से बड़े बड़े घरों का काम ही करती रही हूँ। अरे कोई बात नहीं नैली, जब मैं स्कूल से लौटूंगी तो तुम्हें पढ़ना लिखना सब सिखाऊंगी। नैली को बड़ी खुशी होती है और कहती है कि थैंक यू मिस। समांथा कहती है कि प्लीज मुझे मिस मत कहो, अब हम दोनों यहाँ से दोस्त हैं बस, इसलिए मुझे हमेशा समांथा कहकर ही बुलाना। ओके समांथा, ये कहकर नैली समांथा के साथ अच्छे से बात करने लग जाती है। चलिए, समांथा के दोस्तों एक अंकल भी है, मतलब समांथा की माँ का भाई। अंकल का नाम है डेविड, जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। वो समांथा से बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी यहाँ पर आते भी हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में रहते हुए भी वो अक्सर समांथा के लिए कोई न कोई गिफ्ट भेजा करते हैं। समांथा को भी डेविड से बहुत लगाव हो गया है और उनके आने का इंतजार वो करती रहती है। इस बार डेविड ने समांथा के लिए स्ट्रियोप्टिकन नाम का एक स्लाइड प्रोजेक्टर गिफ्ट भेजा होता है, जिससे कि फोटोग्राफ्स को 3D इफेक्ट में देखा जा सकता है। उस जमाने में ये एंटरटेनमेंट का एक जरिया था, जहां आज जैसे वो VR डिवाइसेस या मूवीज नहीं होती थी। उसमें एफिल टावर की फोटो को 3D में देखकर समांथा दंग रह जाती है और वो नैली को भी दिखाती है कि देखो कितना बढ़िया है।
नैली भी खूब एंजॉय करती है और तब समांथा बताती है पता है ये मेरे अंकल का गिफ्ट है, और फिर वो बताने लग जाती है कि मैं अपने अंकल को कितना पसंद करती हूँ। नैली पूछती है कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से ज्यादा अंकल पसंद है। ये सुनकर समांथा दुखी हो जाती है। तो नैली पूछती है क्या हो गया समांथा, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? समांथा कहती है नहीं, जिस तरह से तुम्हारी माँ नहीं है ना, उसी तरह से मेरी माँ और पापा दोनों नहीं है। वो एक्चुअली एक बोट एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब नैली को समांथा पर तरस आने लग जाता है कि कम से कम मेरे तो पापा हैं, लेकिन बेचारी समांथा के तो दोनों पेरेंट्स नहीं है। वो समांथा को दिलासा देने लगती है। तो समांथा कहती है कोई बात नहीं, वैसे मेरे अंकल तो मुझे मेरे मम्मी और पापा दोनों का प्यार देते हैं। इस तरह से बात बात पर वो अंकल का जिक्र करना कभी नहीं भूलती। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो समांथा ने नैली को काफी हद तक पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था और समांथा उनके साथ मिलकर काम भी करती थी। समांथा नैली के साथ ही नहीं, उसके पूरे परिवार के साथ काफी घुल मिल जाती है और जब भी आती है ना तो नैली और उसकी बहनों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आती है। उनका बहुत ख्याल रखती है। ये सब कुछ देखकर नैली के पापा का जी भर आता है और वो समांथा को थैंक करते हैं। समांथा कहती है हम सब फ्रेंड्स अंकल, आप प्लीज मुझे थैंक यू कहकर पराया मत कीजिए। तब वहाँ पर एक कार की आवाज सुनकर समांथा खुशी से झूमने लग जाती है क्योंकि ये है उसके अंकल डेविड की कार। ओके ठीक है, कल मिलेंगे, मैं जा रही हूँ, अंकल आ गए मेरे, कहकर वो जल्दी से अपने घर की ओर भागती है और भागते ये देखिए दोस्तों सीधे अंकल से लिपट जाती है। डेविड भी समांथा को अपनी बहन की बेटी नहीं अपनी बेटी मानता है और उसकी बहुत केयर करता है, लेकिन इस बार वो एक लड़की को साथ लाया होता है और बताता है कि देखो मैं इनसे शादी करने जा रहा हूँ। सुनकर समांथा को उतनी खुशी नहीं होती, पता नहीं क्यों। तब वो लड़की बताती है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे बारे में हमेशा बात करते हैं, पता है तुम्हें, मुझे भी तुमसे मिलने का बड़ा मन किया, इसलिए मैं डेविड के साथ यहाँ पर चली आई। वैसे मेरा नाम कोनेलिया है, कहकर वो समांथा को एक बुक गिफ्ट करती है और समांथा के साथ बहुत ही कैजुअली और बड़े प्यार से बात करती है। लेकिन दोस्तों न जाने क्यों समांथा को कोनेलिया पसंद नहीं आती। फिर डेविड कोनेलिया को अंदर ले जाकर अपनी माँ से परिचय करवाता है। माँ भी उसका स्वागत करती है। फिर जब कोनेलिया फ्रेश होने के लिए चली जाती है तो डेविड की माँ मतलब समांथा की नानी कहती है तुमने मुझे पहले खबर क्यों नहीं की कि तुम आने वाले हो? अगर पता होता कि तुम कोनेलिया को लेकर आ रहे हो तो मैं बढ़िया दावत का इंतजाम करती। डेविड कहता है कि मैंने आपको और समांथा को सरप्राइज देना सोचा था माँ, इसीलिए नहीं बताया आपको। और तभी वो समांथा से पूछता है कि ए सुनो, तुम्हें आंटी पसंद तो आई ना? समांथा एकदम चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। पर जब डेविड कहता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं जरा, तब जाकर समांथा का चेहरा खिल जाता है क्योंकि जब भी डेविड आता है वो समांथा को अपनी कार में सैर कराने के लिए जरूर लेकर जाता है। फिर यहाँ से दोनों डेविड की कार में लंबी ड्राइव पर चले जाते हैं और समांथा अब बड़ी खुश दिखती है। तो फिर उस रात डिनर टेबल पर डेविड कोनेलिया से शादी करने के लिए फॉर्मली अपनी माँ की परमिशन मांगता है और माँ उसका फैसला सुनकर बड़ी खुश होती है। 1 महीने के अंदर उनकी शादी भी रखने का तय कर देते हैं वो। लेकिन समांथा एकदम से मुरझा जाती है। शायद उसे लगता है कि शादी के बाद डेविड उसको भूल जाएगा। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और एक दिन डेविड समांथा से पूछता है कि क्या हो गया, तुम कुछ दिनों से इतनी उदास क्यों दिख रही हो बेटा? मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती अब। और तभी डेविड देखता है कि समांथा स्ट्रिप्टिकन पर किसी जगह की फोटो देख रही थी। वो कहता है कि हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने तुम्हें इस जगह पे ले जाने का वादा किया था। माफ कर दो मुझे, मैं भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा वहाँ पर। हाँ हाँ, वैसे भी अंकल शादी के बाद तो आप पूरी तरह से मुझे भूल जाओगे ना, इसकी वजह कोनेलिया है ना। समांथा की ये बात सुनकर डेविड कहता है देखो क्या कह रही हो तुम, अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी उदास क्यों हो। देखो बेटा, कोनेलिया बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद है, खासकर तुम्हें तो वो ज्यादा ही पसंद करती है। तुम अगर कुछ दिन उसके साथ रहोगी ना तो उसका केयरिंग नेचर समझ पाओगी। और एक बात कभी मत भूलना कि तुम ही अंकल के लिए सब कुछ हो, सब कुछ। और शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम थोड़ी ना होगा, वैसे भी मैं तो हमेशा तुम्हारा वही प्यारा अंकल रहूंगा बेटा। जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी दीदी से मतलब तुम्हारी माँ से अलग रहना पड़ा। मैं उन्हें बहुत ही मिस करता था उस समय। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी दीदी की छोटी उम्र की याद आती है, पता है। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन फिर भी समांथा के दिल में दोस्तों यहाँ कोनेलिया के लिए जगह नहीं बनती। वो जाकर नानी से पूछती है, नानी क्या आपको कोनेलिया पसंद है क्या? नानी कहती है हाँ बेटा, वो तुम्हारी आंटी बनने वाली है और हमारे परिवार का हिस्सा भी, इसमें हमें खुश होना ही चाहिए। लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या हो गया? समांथा कहती है नहीं, बस यूं ही पूछ लिया, ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो नैली के साथ खेलने जाती है और दूसरी ओर उसे पढ़ाना लिखाना ये सारी चीजें सिखाती है। तभी कोनेलिया 2 फ्लेवर्स के केक लेकर समांथा को टेस्ट करने को कहती है। नैली घबरा जाती है कि कहीं कोनेलिया उसको डांट ना दे कि तुम समांथा के साथ क्यों खेल रही हो। वो घबरा कर जाने लग जाती है तो कोनेलिया कहती है कि अरे कहाँ जा रही हो तुम भी बेटा टेस्ट करके बताओ कौन सा फ्लेवर अच्छा है।
टेस्ट चाहे जैसा भी हो मैं तो गंदा ही कहूंगी, ये फैसला करके समांथा अजीब सा मुंह बनाकर खाने लग जाती है। तब नेली कहती है कि मैडम दोनों केक्स अच्छे हैं लेकिन मुझे लेमन पसंद है, इसलिए मुझे वो फ्लेवर ज्यादा अच्छा लग रहा है। समांथा कहती है कि हाँ हाँ, दोनों में से लेमन फ्लेवर ठीक ठाक है, वैसे उतना खास भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो कोनेलिया कहती है कि ठीक है, आज के फंक्शन के लिए मैं लेमन फ्लेवर का ही केक बनाऊंगी। फिर कोनेलिया मजाक करती है कि बताओ बताओ, अब ये बचा हुआ सैंपल केक मैं किसे दूं, किसी डॉग को दे दूं क्या? समांथा कहती है कि हमारे घर में डॉग है ही नहीं। नेली कहती है कि मैडम डॉग्स केक खाएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। तब समांथा कहती है कि डॉग को देने के बजाय ये केक हमें दे दीजिए, हम बांट कर खा लेंगी। और यही तो कोनेलिया एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि ये लोग यही कहें, और वो खुशी से उन्हें केक्स देकर चली जाती है। नेली कहती है तुम तो आंटी के बारे में कुछ और ही कह रही थी, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी औरत मालूम होती है, कितने देखो कितने प्यार से बात कर रही थी वो। समांथा कहती है कि तुम उनके साथ नहीं रहती ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो। उस रात डेविड माँ से कहता है कि मैंने समांथा को एक टूर पे ले जाने का वादा किया था, लेकिन यहाँ के कामकाज में मैं सब भूल ही गया। वो मुझसे बहुत ही गुस्सा है और उदास भी है। मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद मैं और कोनेलिया समांथा को भी अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चले जाएं। मैं वहाँ उसकी अच्छी देखभाल कर लूंगा। माँ भी मान जाती है, लेकिन ये सब सुनकर समांथा बड़ी परेशान होती है। लेकिन जब सब सो जाते हैं तो वो चुपके से बाहर जाकर नेली से मिलती है और उसे बताती है कि यार मेरे अंकल मुझे हमेशा के लिए न्यूयॉर्क ले जाने वाले हैं और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती नेली। नेली बहुत ही क्यूट तरीके से उसको दिलासा देने की कोशिश करती है। समांथा कहती है कि जब भी मुझे रोना आता है ना तो मैं अपने बोट हाउस चली जाती हूँ, तुम भी चलोगी क्या? नेली कहती है ठीक है चलते हैं, और दोनों एक बोट हाउस पे जाते हैं। तब समांथा बताती है कि जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे तो हम अक्सर इस बोट हाउस में रहने आते थे। मैं तो अपनी चीजें भी यहाँ पर रखा करती थी, मुझे यहाँ पर रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। उनके मरने के बाद नानी मुझे यहाँ आने से हमेशा मना करती रहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरी नानी मुझे यहाँ पर आने ही नहीं देती, पर मैं तो अक्सर छुप कर यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ और पापा के साथ हूँ। पर मुझे डर है कि अगर मैं न्यूयॉर्क चली गई ना तो कभी तुमसे मिल नहीं पाऊंगी नेली। नेली कहती है अरे मिल नहीं पाई तो क्या हुआ, अब तो मैं काफी अच्छा पढ़ लिख लेती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को खत लिखकर बातें कर लेंगे। इस तरह से रात भर बातें करके दोनों वहीं पर सो जाती हैं। सुबह एडी उन्हें बोट हाउस में देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो यहाँ हो तुम दोनों, वहाँ सभी ढूंढ रहे हैं तुम्हें पता है, मैं अभी सबको बुलाकर लेकर आता हूँ। कहकर वो समांथा की नानी को ही नहीं बल्कि अपनी माँ को भी लेकर आ जाता है, क्योंकि आखिर नेली तो उन्हीं के घर में काम करती है ना। और यहाँ पर एडी की माँ नेली को काफी सुनाती भी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी एक बड़े घर की लड़की के साथ यहाँ घूमने फिरने की, तुम्हारी वजह से समांथा की नानी को कितनी परेशानी हुई पता है, रात भर वो समांथा को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढती रही। समांथा कहती है इसमें नेली की कोई गलती नहीं है, मेरे कहने पर ही वो मेरे साथ बोट हाउस पर आई थी, सारी गलती मेरी है, देखिए उसको कुछ मत कहिए। इस पर एडी की माँ कहती है देखो अगर आइंदा मुझे नेली के बारे में कोई भी कंप्लेंट मिली तो उसे और उसके परिवार को मैं नौकरी से निकाल दूंगी, खत्म कहानी। कहकर वो चली जाती है। बेचारी नेली रोने लगती है और नानी से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को इस तरह रोते देखकर नानी का दिल भर आता है और कहती है रो मत नेली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं सब जानती हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई काम से नहीं निकालेगा। समांथा नेली से कहती है कि देखो मेरी वजह से सब हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोनों फिर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कुछ दिन के बाद डेविड और कोनेलिया की शादी का दिन भी आ जाता है। अब तक तो कोनेलिया के लिए समांथा की नफरत भी जरा कम हो चुकी थी और वो शादी में बड़ी खुश होती है। शादी में आई हुई कोनेलिया की फ्रेंड्स आपस में बातें करती हैं कि सुना है शादी के बाद डेविड और कोनेलिया के साथ समांथा भी न्यूयॉर्क जाने वाली है, अगर ये लड़की साथ रहेगी तो नई जोड़ी खुश कैसे रह पाएगी। डेविड की माँ तो बड़ी बुजुर्ग है, कम से कम उन्हें तो अकल होनी चाहिए कि शादी के बाद उनकी प्राइवेसी होनी चाहिए, वो तो मना कर ही सकती थी ना कि समांथा को लेकर मत जाओ। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर बातें कर रहे थे ये, तो समांथा उनकी बातें सुन लेती है और परेशान हो जाती है कि कैसी बातें कर रहे हैं ये, लेकिन वो न्यूयॉर्क जाने के लिए ना नहीं कह सकती। फिर जाने से पहले वो नेली से मिलती है और प्रॉमिस करती है कि देखो मैं हमेशा न्यूयॉर्क में नहीं रहूंगी, क्रिसमस से पहले मैं यहाँ जाऊंगी, हम दोनों फिर साथ मिलकर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, ओके? और हाँ प्लीज मुझे खत लिखना मत भूलना। कहकर समांथा नेली से विदा लेती है। यार इन छोटी बच्चों को इस तरह अलग होते हुए देखकर बड़ा दुख होता है दोस्तों। तो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में समांथा के लिए एक नया अनुभव होता है। वो जहाँ रहती थी उसकी तुलना में ये सिटी बहुत ही अलग है। हर जगह भीड़ भाड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सांस लेने की जगह भी बहुत कम होती है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलती हैं और बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल्स, कार, इस तरह पूरा सिटी बहुत ही बिजी नजर आता है। और तो और एक नई ट्रेन भी शुरू की जाने वाली है। इस तरह से वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस नेली को खत में लिखकर भेजती है। इतना ही नहीं, वो न्यूयॉर्क सिटी की फोटोज भी क्लिक करके नेली को भेजती है। असल में समांथा ने अपना स्टीरियोप्टिकन नेली को दे दिया था, तो नेली उन फोटोज को 3D में देखती है और जवाब में खत भी लिखती है। इनके बीच की दूरी इनकी दोस्ती को तिनका भर भी कम नहीं कर पाती दोस्तों, और दोनों खतों के जरिए अपनी लाइफ को शेयर करने लगती है। यहाँ समांथा ने न्यूयॉर्क में स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था
और उसे यहाँ रहने की आदत पड़ गई थी। फिर रात को समांथा, डेविड और कोनेलिया साथ में बैठकर डिनर करते हैं। उस रात डेविड समांथा को एक खत देता है और कहता है कि माँ ने भेजा है तुम्हारे लिए। नानी ने लिखा होता है कि मैं एडमिरल से मिलने के लिए न्यूयॉर्क आ रही हूँ। इस पर डेविड और समांथा तो हंसने लगते हैं। तो कोनेलिया पूछती है ऐसी क्या बात हो गई, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? डेविड बताता है कि माँ एडमिरल से मिलने यहाँ आने वाली है। वो एडमिरल ढंग से अपना काम करता है या नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ माँ के साथ काफी फ्लर्ट करता है। माँ तो कहती है कि उसने कम से कम 1000 बार माँ को प्रपोज किया है। ये सुनकर कोनेलिया भी हंस पड़ती है। तीनों मजे में होते हैं, अच्छा परिवार होता है। असल में कोनेलिया एक बड़ी क्रांति का हिस्सा है। उस वक्त औरतों को मताधिकार नहीं था, यानी उन्हें चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ आदमी ही वोट करते थे और इसी अधिकार को पाने के लिए ये क्रांति शुरू हुई। कोनेलिया भी इस क्रांति का हिस्सा है और वो मानती है कि सिर्फ मर्दों को ही नहीं, औरतों को भी वोट देने का, अपना लीडर चुनने का अधिकार होना चाहिए। अपने ग्रुप की वो लीडर भी थी। कभी कभी उनके ग्रुप की मीटिंग्स कोनेलिया के घर पर ही होती है और तब जो औरतें वहां पर आती है वो समांथा के साथ भी काफी घुल मिल जाती है। खासकर ये औरत जो कि बहुत ही अमीर है दोस्तों, और नाम है इसका वेंडरगर्ल। वेंडरगर्ल सामूहिक तौर पर कई अच्छे काम भी करती है। ऐसे में स्कूल में टीचर कहती है कि क्रिसमस के लिए हर स्टूडेंट को एक स्पीच तैयार करना है कि अमेरिका को तरक्की से रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। उनके लिए हमें किन चीजों को बढ़ावा देना होगा। यह है टॉपिक बेटा आप सभी का। वैसे दोस्तों वो जमाना था 1904 का, ये बात याद रखिए आप। टीचर बताती है कि थैंक्सगिविंग के दिन हम सभी का स्पीच सुनेंगे और फिर 12 बेस्ट स्पीचेस को सिलेक्ट करेंगे जो कि क्रिसमस के दिन प्रेजेंट किया जाएगा। समांथा अपने स्पीच की बढ़िया तैयारी करती है और उसके स्पीच का सारांश ये है कि अमेरिका को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए फैक्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। और तब एक दिन नानी के घर की हाउसकीपर खत भेजती है कि नेली के पिता को तेज बुखार हुआ था और वो चल बसे। और तो और उनकी मृत्यु के बाद एडी की माँ ने नेली, ब्रिगेड और जेनी को न्यूयॉर्क के किसी ऑर्फनेज में भिजवा दिया था। ये पढ़कर तो ना सिर्फ समांथा बल्कि डेविड और कोनेलिया को भी बड़ा दुख होता है। उस खत में उस ऑर्फनेज का नाम भी लिखा होता है। तो समांथा डेविड से पूछती है कि क्या आप जानते हैं ये ऑर्फनेज कहाँ पर है? डेविड जानता तो नहीं, लेकिन पूरे शहर में ढूंढकर आखिर उस ऑर्फनेज को पता लगा लेता है। समांथा घर पर बैठी पियानो बजा रही होती है, लेकिन वो बहुत ही घबराई हुई है कि कहीं वो हमेशा हमेशा के लिए नेली को खो ना दे। कोनेलिया उसको दिलासा देती है कि तुम फिक्र मत करो, डेविड पक्का तुम्हारी फ्रेंड और उसकी बहनों को जरूर ढूंढ निकालेगा। इतने में डेविड की आवाज को सुनकर समांथा भाग कर जाती है और पूछती है क्या उनका पता चला आपको? डेविड कहता है कि देखो मैंने उस ऑर्फनेज को तो ढूंढ निकाला, लेकिन वहाँ किसी को उतनी आसानी से अलाउ नहीं किया जाता। पर देखो फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। उस ऑर्फनेज का नाम है कोल्ड रैक्स। तब कोनेलिया कहती है कि मेरी एक दोस्त है जो अपने इन्फ्लुएंस से हमें उस ऑर्फनेज में एंट्री दिला सकती है। तो वो वेंडरगर्ल को कॉल करती है क्योंकि वो काफी अमीर है और ऊंची जगहों पे उसकी पहुंच भी है। वेंडरगर्ल कहती है कि मैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी, वो तुम्हें जरूर अलाउ कर देंगे, जाओ। और अब क्योंकि कोनेलिया बच्चों के लिए इतना केयर करती है तो अब समांथा उसे और भी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। अगले दिन वो डोनेशन देने के बहाने उस ऑर्फनेज में जाते हैं। असल में उस जमाने में ऑर्फनेजेस काफी स्ट्रिक्ट थे क्योंकि कुछ लोग खुद को किसी बच्चे का रिश्तेदार बताकर उन्हें ऑर्फनेज से लेकर जाते और फिर अपने घर में नौकर बना लेते, जो कि इलीगल है। इसीलिए इनको डोनेशन का बहाना करना पड़ रहा है। पर वहाँ की वार्डन बच्चों को बहुत टॉर्चर करती है, उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करती है। ये देखकर समांथा से सहा नहीं जाता। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक कमरे में कई छोटे बच्चों को रखा होता है और उनमें नेली की छोटी बहन ब्रिगेड और जेनी होती है। उनको देखकर समांथा जितनी खुश होती है ना, उससे कई ज्यादा खुशी उन दोनों को होती है। लेकिन समांथा कहती है कि किसी को मत बताना कि तुम लोग मुझे जानती हो, ठीक है? मैं फिर आऊंगी तुम्हें लेने के लिए। ये कहकर वो ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ बड़े बच्चे रहते हैं। उन्हें फल देने के बहाने समांथा वहाँ नेली को ढूंढती है और आखिर में नेली को देखने के बाद ही उसकी जान में जान आती है। कोनेलिया बड़ी चालाकी से वार्डन से कुछ बात करने के बहाने उसे बाहर लेकर जाती है। तो इसी बीच समांथा और नेली को बात करने का मौका मिल जाता है। समांथा कहती है कि बाहर इतनी ठंड है और तुम्हें ठंड में भी यहाँ ग्लव्स नहीं दिए जाते क्या? नेली कहती है यहाँ खाना मिल जाए ना वही बड़ी बात है। वैसे तुम कैसी हो समांथा? समांथा कहती है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे पापा के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ यार। नेली कहती है वो तो छोड़ो, क्या तुम मेरी बहनों से मिली? हाँ मिली थी, वो दोनों नीचे के कमरे में है। क्या तुम उनसे नहीं मिली? नेली कहती नहीं, मुझे उनसे मिलने दिया ही नहीं जाता। वो दोनों बेचारी तो डर रही होंगी कि दीदी हमें छोड़कर चली गई। उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, ये बता दो उनको। समांथा कहती है मैं बता भी दूंगी और किसी तरह तुम तीनों को यहाँ से लेकर भी जाऊंगी, पर मैं इसके बाद तुमसे मिलूंगी कैसे? नेली कहती है कि मैं रोज शाम 4 बजे कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकलती हूँ पीछे के रास्ते से, तुम वहाँ पर आ जाना। तो समांथा भी कहती है ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, फिर जल्द ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। इस तरह उसे विश्वास दिलाकर समांथा चली जाती है। अगले दिन समांथा स्कूल में एक बास्केट रखती है जिसमें स्टूडेंट्स अपने पुराने कोट्स, ग्लव्स, गर्म कपड़े वगैरह रखकर डोनेट कर सकते हैं। वो बताती है कि ऑर्फनेज में कई बच्चे हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है, अगर हम उनको ये चीजें डोनेट कर दें तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट आकर समांथा को बताती है कि हमारे घर में ऐसे ग्लव्स और कोट्स हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते, हम कल जरूर लेकर आ जाएंगे। और जैसा समांथा ने नेली से प्रॉमिस किया था, शाम को
4 बजे वो ऑर्फनेज के पीछे वाले दरवाजे के पास नेली से मिलती है। समांथा को देखकर नेली की खुशी का ठिकाना नहीं होता और समांथा तो उसको खाने के लिए भी देती है। तब नेली बताती है कि वार्डन ने मुझे धमकाया था कि अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगी तो वो मुझे किसी ट्रेन में चढ़ा देंगी। मैं अपनी बहनों से अलग नहीं होना चाहती। समांथा फिर उसे विश्वास दिलाकर जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जल्द से जल्द तुम तीनों को यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। अब समांथा इस बारे में डेविड और कोनेलिया से बात करना चाहती है, लेकिन उनके शादी के दिन कोनेलिया की फ्रेंड्स कह रही थी कि समांथा इन दोनों पर बोझ है, और वही बात समांथा के दिल में बैठ गई थी। उसे लगता है कि मैं खुद इन पर बोझ बनी बैठी हूँ। ऐसे में मैं नेली और उसकी बहनों को यहाँ कैसे लेकर आ सकती हूँ? मुझे कोई और ही तरकीब सोचनी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद थैंक्सगिविंग के दिन शुरू होते हैं और जोरों शोरों से उसको सेलिब्रेट करने की तैयारी चल रही होती है। अगले दिन समांथा फिर 4 बजे ऑर्फनेज के बैक डोर पहुंच जाती है और इस बार तो वो ठान चुकी थी कि वो तीनों बहनों को यहाँ से निकाल लेगी, लेकिन नेली डरती है कि कहीं वो पकड़े ना जाए। लेकिन समांथा उसको हिम्मत देकर कहती है, तुम बस किसी भी तरह अपनी बहनों को उनके कमरे से बाहर लेकर आ जाओ और वार्डन के कमरे में छुप जाओ। नेली वैसा ही करती है और इसी बीच समांथा वहाँ की एक स्टाफ का ध्यान भटकाते हुए उसे वो बास्केट देती है जिसमें उसने स्कूल के स्टूडेंट्स से ग्लव्स, कोट्स वगैरह सारी चीजें कलेक्ट की थी। और यहाँ नेली और उसकी बहनें वार्डन के कमरे में चली जाती हैं और तब वो स्टाफ जिससे समांथा बात कर रही थी वो कहती है, तुम ये चीजें वार्डन के कमरे में रख दो। समांथा भी वैसा ही करती है और इतने में वार्डन आ जाती है। तो वो स्टाफ कहती है कि कोई डोनेशन के लिए बड़ी रकम देकर गया है, क्या मैं उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट कर दूं? वार्डन कहती है, बैंक में डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद सेफ रख लूंगी। ये कहकर वो पैसे छीन लेती है। मतलब दोस्तों, डोनेशन के पैसे इसकी जेब में जाते हैं। वार्डन अपने कमरे की ओर आती है और उसकी आहट को सुनकर चारों वहां छुप जाती है। और ये देखिए, वार्डन अंदर आकर डोनेशन के आधे पैसे अकाउंट में लिख देती है और आधे अपने पास। चारों लड़कियां ये सब देख रही होती है, लेकिन अचानक जेनी चीख देती है तो वार्डन कहती है, कौन है कमरे में? बाहर आओ चुपचाप। चारों वहां से भाग खड़ी होती है। इसी बीच लेकिन वार्डन उनका पीछा करते हुए चिल्लाती है कि पकड़ो उन चारों को, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। लेकिन तब तक चारों बचकर निकल चुकी थी। समांथा उन्हें घर ले जाकर ऊपर की एक खाली कमरे में बैठा देती है। शायद वो कमरा कोई यूज नहीं करता। फिर वो उन्हें घर में रखा हुआ खाना ला कर देती है तो ब्रिगेड खुशी से झूमती है, क्योंकि ऑर्फनेज में उसे पेट भर खाना कभी नहीं मिलता था। लेकिन तब नेली बड़े प्यार से उनको समझाती है कि हमें यहाँ शांत रहना होगा, हल्ला गुल्ला नहीं करना, वरना अगर समांथा के आंटी अंकल को पता चल गया तो शायद वो हमें निकाल दे यहाँ से। इसीलिए हमें कुछ दिन यहीं पर छुपे रहना होगा, ठीक है? सबसे छोटी जेनी तो बात ही नहीं करती। असल में जब से उसकी माँ का देहांत हुआ है तब से जेनी सदमे के मारे बोल ही नहीं पाती। नेली कहती है कि तुमने हमारे लिए इतना रिस्क लिया, पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। समांथा उसको गले लगाकर कहती है, अरे दोस्ती में थैंक्स नहीं होना चाहिए। अगर देखो मैं कभी मुसीबत में पड़ जाऊं तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी ना? इनकी दोस्ती, और वो भी इतनी छोटी उम्र में ऐसी गहरी दोस्ती देखकर सच में दोस्तों पत्थर दिल पिघल जाएगा। और तब किसी की आहट को सुनकर समांथा नीचे आती है। छुपकर देखती है तो पता चलता है कि ऑर्फनेज की वार्डन आई है और वो हाउसकीपर से पूछती है कि इस घर की लड़की हमारे ऑर्फनेज की 3 लड़कियों को यहाँ पर लेकर आई है, कहाँ है वो? हाउसकीपर समांथा को आवाज देती है तो वो वहीं से जवाब देती है, क्या बात है? तब वार्डन बताती है कि उन लड़कियों ने मेरे कमरे से $200 भी चुराए हैं। ये सुनकर तो हाउसकीपर वार्डन पर भड़क ही जाती है कि तुम्हें पता भी है, हमारी बच्ची चाहे तो उसके अंकल उसको करोड़ों देने को तैयार हैं। झूठ मत बोलिए कि उसने $200 चुराए। हमारी बच्ची कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी, समझे आप? निकल जाइए यहाँ से। वार्डन के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं। समांथा नेली और उसकी बहनों का बड़ा ख्याल रखती है, उन्हें वक्त वक्त पे खाना देती है और खासकर इस बात का ध्यान रखती है कि कोई उन्हें देख ना ले। ऐसे में दोस्तों एक दिन प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रिगेड को बुखार आ जाता है। जेनी चुपके से नीचे आकर समांथा को ब्रिगेड के पास लेकर आती है। समांथा भी घबरा जाती है क्योंकि बुखार बहुत ही तेज था, लेकिन न जाने नेली कहाँ चली गई। और तब समांथा एक पेपर देखती है जिसमें नेली ने एक जॉब वैकेंसी को मार्क करके रखा होता है। समांथा तुरंत वहां जाती है जो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे नेली जैसे कई छोटे बच्चे काम करते हैं। समांथा को गुस्सा आता है कि इतने छोटे बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है, बताओ। और इसी बीच एक छोटे लड़के का हाथ मशीन में फंस कर पिचक जाता है, लेकिन उसका इलाज तक नहीं किया जाता बल्कि तुरंत उसको हटाकर दूसरे बच्चे को काम पर रख लिया जाता है। समांथा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो नेली को देखने तो जाती है मगर मैनेजर उसको अंदर नहीं छोड़ता। हालांकि किसी तरह वो अंदर घुस जाती है और नेली को बताती है कि ब्रिगेड की हालत बहुत ही खराब है, उसे बुखार है बहुत तेज। अब यहाँ नेली तुरंत घर तो जाना चाहती है, लेकिन मैनेजर डांटता है कि काम के टाइम पर बाहर जाना सख्त मना है, चुपचाप बैठकर काम करो। उसकी बातें सुनकर काम गया भाड़ में। ये सोचकर नेली तुरंत घर आकर ब्रिगेड को देखती है। नेली बहुत ही परेशान हो जाती है कि पापा को तो मैंने खो दिया, अब मेरी बहन ब्रिगेड को मैं नहीं खोना चाहती, इसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे तो सभी को पता चल जाएगा। समांथा कहती है कि डरो मत, मैं अंकल को सब बता दूंगी, सब कुछ वो समझ जाएंगे और ब्रिगेड को हॉस्पिटल भी लेकर जाएंगे। ये कहकर समांथा सीधे डेविड के पास जाती है। वो काफी डरी भी होती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आखिर में डेविड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह उसने ऑर्फनेज से नेली,
ब्रिगेड और जेनी को चुराया और उन्हें इस घर में लेकर आई। और अभी ब्रिगेड को तेज बुखार भी है, उसको इलाज की सख्त जरूरत है। डेविड तो चौंक जाता है कि समांथा को ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी। वो तुरंत डॉक्टर को बुला भेजता है। डॉक्टर आकर ब्रिगेड को चेक करके बताते हैं कि मामूली बुखार है, 2-3 दिन में बच्ची ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और तब दोस्तों नेली डेविड को उस ऑर्फनेज में बच्चों के साथ हो रहे बदतर सलूक के बारे में बताती है और ये भी कि वार्डन डोनेशन का पैसा खुद ले लेती है, बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं रखती। अब कोनेलिया तो ठान लेती है कि किसी भी तरह उस वार्डन पर कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो नेली से कहती है कि तुम और जेनी आराम करो, ब्रिगेड जल्दी ठीक हो जाएगी, उसकी फिक्र मत करो। अब उनके जाने के बाद डेविड समांथा से कहता है कि अगर तुम मुझे पहले बता देती कि ये तीनों बच्चे हमारे घर में हैं, तो मैं उनके रहने का अच्छा इंतजाम कर देता। मैं मना थोड़ी ना करता बेटा, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं हुआ क्या? और तब समांथा उसे बता देती है कि कोनेलिया की फ्रेंड्स ने शादी के दिन ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि समांथा तो डेविड और कोनेलिया पर बोझ है, समांथा की वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। और फिर मैंने भी सोच लिया कि जब मैं आपके लिए बोझ हूँ तो मेरे फ्रेंड्स तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है। फिर तब कोनेलिया कहती है कि अरे मेरी फ्रेंड्स वो तो बस नाम की फ्रेंड्स है, जिन्हें बस मैंने शादी में इनवाइट किया था, वो भी मजबूरी में। सबकी सब जलती है मुझसे, पता है। कुछ भी कह लो, अगर तुम हमारे साथ नहीं होती ना तो हमारी जिंदगी बहुत सूनी हो जाती, पता है तुम्हें बेटा। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों तुम्हें बोझ समझते हैं? तुम हमारी बेटी हो समांथा, हमारी बेटी, और तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। समांथा भी अब अपनी गलती का रियलाइज करती है और कोनेलिया से माफी मांगती है। कहती है कि आप मुझे प्रॉमिस करेंगी कि किसी भी हालात में आप और अंकल उन तीनों को ऑर्फनेज वापस नहीं भेजेंगे। समांथा की बातें उनके दिल को छू जाती है और वो तुरंत वेंडरगल को कॉल करके उस ऑर्फनेज की वार्डन के बारे में कंप्लेंट करती है और वेंडरगल अपना इन्फ्लुएंस यूज करके वार्डन को काम से निकलवा लेती है। फिर थैंक्स गिविंग के आखिरी दिन समांथा के स्कूल में 12 बेस्ट स्पीचेस का सिलेक्शन होता है। टॉपिक यह है अमेरिका को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए किन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। समांथा ने तो फैक्ट्रीज के बारे में स्पीच लिखा था, उससे पहले एक लड़की अपना स्पीच देती है जिसमें वो भी फैक्ट्रीज को ही बढ़ावा देने की बात करती है। जब समांथा की बारी आती है तो वो कहती है देश की तरक्की के लिए फैक्ट्रीज की जरूरत तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों को काम पे ना रखा जाए। हाल ही में मेरी एक दोस्त जो मेरी उम्र की है, वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। उसकी तरह कई 100 बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इतनी ठंड में सुबह से लेकर रात तक बिना गर्म कपड़ों के, बिना ग्लव्स के उनसे इन फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता है। उनसे बचपन नष्ट किया जाता है, ना उन्हें शिक्षा मिलती है और ना ही उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे में हम चाहे कितनी ही फैक्ट्रीज क्यों ना खोल लें, कितनी ही बिल्डिंग्स क्यों ना बना लें, देश तरक्की कैसे कर सकता है जब देश का फ्यूचर यानी बच्चे ऐसी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर हमें सच में देश को तरक्की पर लेकर जाना है तो सबसे पहले तो बाल मजदूरी का नामो निशान मिटाना होगा। सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी। उसकी ऐसी सुलझी हुई भाषा और उसका नजरिया जानकर वहां बैठे सभी लोगों को समांथा का स्पीच बहुत पसंद आ जाता है और तब नानी को दिखाते हैं जो कि समांथा का स्पीच सुनने आई थी। वो तो समांथा को खूब प्यार करती है कि मेरी बच्ची, तुम न्यूयॉर्क में आकर कितना कुछ सीख गई, वाकई में बहुत ही बढ़िया स्पीच था, कितना सही सोचती हो तुम। और दोस्तों नानी का वो पुराना बॉयफ्रेंड मतलब एडमिरल, वो भी आया होता है जो समांथा का स्पीच सुनकर काफी इंप्रेस हो गया था। वो कहता है कि तुमने लाखों में से एक बात कही समांथा, इस बारे में मैं मिनिस्टर से भी बात करूंगा और जितनी जल्दी हो सके बाल मजदूरी को खत्म कर देंगे और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की हम कोई ना कोई कानून जरूर बनाएंगे। घर आकर डेविड और कोनेलिया भी समांथा को खूब प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं बेटा हमें तुम पर गर्व है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हमने एक फैसला लिया है और वो फैसला है क्रिसमस के दिन एक सरप्राइज के तौर पर तुम्हें रिवील करें। क्रिसमस के दिन भी आ जाता है। ब्रिगेड भी अब ठीक हो चुकी थी, घर में सेलिब्रेशन का माहौल बना हुआ था, सभी बड़े खुश होते हैं और तब डेविड और कोनेलिया अपना वो फैसला रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों ने फैसला किया है कि हम समांथा, नेली, ब्रिगेड और जेनी इन चारों को गोद ले लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए हम सभी इसी घर में एक परिवार बनकर रहेंगे। सुनकर दोस्तों समांथा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नेली, ब्रिगेड और जेनी भी बहुत खुश होती है। जेनी जो अपनी माँ की मौत के बाद सदमे में थी और बोल नहीं पाती थी, वो भी खुशी के मारे चिल्लाती है कि अब हम सब साथ रहेंगे। नेली और समांथा तो उस पर लिपट जाती हैं कि तुम तो बोल रही हो। डेविड और कोनेलिया तो खुश रहीं, साथ ही समांथा की नानी भी उन तीनों बच्चों को अपना लेती है। उन्हें भी उतना ही प्यार करती जितना वो समांथा से करती। क्रिसमस के मौके पर वो उस ऑर्फनेज में जाकर वहाँ के सभी बच्चों को बहुत गिफ्ट्स देते हैं और इसी दोस्तों हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स के साथ होती है ये मूवी खत्म। कभी कभी दोस्तों गुड फील मूवी बहुत मजा दे देती है ना? सही बात है ना? अगर आपको भी मजा आया, कुछ फील लगा हो, दिल पे लगा हो कोई चीज, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।